देखिए ये जो पेपर है मेरे पास, ये है सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पुराना पेपर है ये 2017 का। जी जी लेकिन ये भी जी वैसे इंट्रेंस होता है जैसे नवोदय का होता है, सैनिक स्कूल का होता है, हिमज्योति का होता है, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। और ये पेपर बहुत अच्छा है। ये आज हम सबसे पहले इसका जो करेंगे पोर्शन, वो करेंगे मैथ्स का। 31 प्रश्न पहले हिंदी के हैं, 31वां प्रश्न गणित का है। तो आप लोग चाहो तो पढ़ने के लिए, आप लोग समझने के लिए हिंदी में पढ़ो, सुनो। और जब कॉपी में लिखोगे उस समय इंग्लिश में लिखना। उससे क्या होगा, तुम इंग्लिश और हिंदी समझ जाओगे दोनों। जी 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है, जल्दी बताओ। उसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है। 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की छोटी छोटी। 3 अंक ये हो गया, चौथा ये हो गया। जब बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो उसमें 9 9 9 लिखते हैं भाई, जितनी अंकों की पूछ रखी है। जी अब घटाना है तो घटाने में देखो, 9 9 में से 0 9 में से ये 8 हो गया और यहाँ 9 ही बचे। 98,999। जी जी दो संख्याओं का योगफल है ये। यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या है? कैसे करेंगे सवाल, करते हैं ना। मैं बोलूंगा 4 में हम कितना जोड़ें, यहाँ पे पता नहीं है। जी 4 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? कैसे पता चला तुम्हें 3? सर तो 7 में से 4 घटा देना। 7 में से 4 घटाए तो यहाँ पे आपने ऐसे ही करना है। 39,978 में से 18,367 को घटा देना, में जितना आएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो हम क्या करते हैं, 125 से डिवाइड कर देंगे 1,15,625 को। अब हमने देखा कि पहले 3 अंकों में भाग नहीं जा रहा है तो हम 4 अंक लेंगे। जी तो अंदाज के लिए क्या करेंगे, यहाँ का 1 अंक छोड़ देंगे 5, यहाँ का भी 1 6 छोड़ देंगे, और 12 का पहाड़ा बोलेंगे 115 तक। तो 12 नमा 108 होता है, तो इसका मतलब 9 बार लगभग जाएगा। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 कम 9 और 2 11। अब घटाएंगे तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3, अब उतरेगा 2। फिर हम 5 को छोड़ देंगे, यहाँ 2 छोड़ेंगे, तो 12 का पहाड़ा 31 तक बोलेंगे। तो बार 2 24, बार 3 36 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10, 0 2 से पूरा गुणा करना 125 को। जी तो हमने अंदाज के लिए बोला ना 12 का पहाड़ा। वैसे पहाड़ा कितने का बोलना था, 125 का बोलना था, 25 का, क्योंकि 125 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, इसलिए हमने 12 का पहाड़ा बोला अंदाज के लिए। जी तो 125 दोनों होता है 250। घटाए यहाँ 2, यहाँ 11 में से 5 गए 6, उतरेगा 5। फिर क्या करना, यहाँ 5 5 छोड़ दो, 12 का पहाड़ा 62 तक, तो 12 पंजे 60। फिर तो 5 से गुणा करना है, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। तो इसका मतलब 925। दो संख्याएं, एक 925 है और दूसरी 125 है, इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ये। इसका 900 बताना है भाई। तो हम 900 बताने के लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे छोटे का भाग देते हैं उससे बड़े में। 4 तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का भाग जो है 2 4 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है। लेकिन हाँ, 4 का भाग 18 में देना है। इसलिए देना है कि हम ये देखते हैं कि क्या 18 में भी 4 का भाग जाता है कि नहीं। 4 4 को 16। तो देखो इसमें नहीं जा रही, यहाँ 2 बच रहा है, तो फिर क्या करते हैं, इसी 2 का भाग इस 4 में देते हैं। इस 4 में 2 दूनी 4। 2 दूनी तो अब उत्तर ये आ गया भाई। उत्तर हमेशा यहाँ का आता है 900 बराबर। अब कोई ये पूछता है आपसे कि 900 किसे कहते हैं, क्या होता है 900, तो बताओ क्या होता है। देखो 900 का मतलब है महत्तम का मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, महत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 18 में भी जाता है, 12 में भी जाता है और 4 में भी। तुम समझ रहे हो ना। जी तो सबसे बड़ी संख्या 2 ही है भाई। ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कोष्ट के अंदर का हल करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, क्योंकि बीच में ऋण है, तो घटाने में सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ या घटाने में कपिल बताएगा। नीचे के बराबर करते हैं। वेरी गुड, नीचे के। तो यहाँ देखो 3 है 9 है, तो इसको 3 से गुणा करके 9 बनेगा, गुणा 3, ऊपर भी तो गुणा 3 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बराबर देखो 3/7 है।
उसके बाद कोस्ट शुरू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा आ जाएगा। जी जब कोस्ट शुरू होता है वहां पे गुणा लगता है। अब इसको सीधा यहाँ पे हल कर दो, 5 से 15 हो गया, 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8। 8 यहाँ नीचे 9 ही बचा, दोनों 9 के बदले यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे मतलब जी तुम्हारे समझ गए यहाँ पे, जी क्योंकि 5 से 15 हुआ ना तो 15/9 हो गया, और यहाँ पे 7/9 था, तो ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, 15 में से 7 घटा के 8/9 लिख दिया। पहले हमने क्या किया, कोष्ट के अंदर का हल किया, इसको घटाया तो 8/9 आया, फिर हमने गुणा किया, तो गुणा में हमने ये कट रहा था 3 से 9, इसको काटा तो 8 एकम 8 और 7 या 21 लिखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ भी क्योंकि ये आगे प्लस है तो प्लस में भी नीचे के बराबर होना चाहिए, तो इसका भी 21 बनाने के लिए हमने 7 से गुणा कर दिया इसको, तो 49/21 आया। 49 में 8 जोड़ के आया 57, 57/21, और हमने देखा ये 3 का पहाड़ा में 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 3 से काटा तो 19/7 आ गया। ये राजवीर वही जुड़ा है उनके घर में। अब देखो, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपए प्रतिदिन है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है तुमने, 3 मजदूर है, उनको मजदूरी मिलती है एक दिन, प्रतिदिन का मतलब एक दिन की 510 रुपए। किसका है? एक दिन। जी एक दिन। ठीक है ना? तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी? तो अच्छा, यहाँ 3 मजदूरों की है ये, एक दिन की है, तो तुम पहले एक मजदूर की निकालो। कैसे करेंगे? एक मजदूर की कैसे निकलेगी बेटा, कोई बताएगा मुझे? 3 का भाग 510 में दे देंगे। 3 का भाग देंगे, तो भाग देने का मतलब हम 510 को काट भी सकते हैं 3 से। 3 एकम 3, अब 3 एकम 3 हो गया, यहाँ मैंने बराबर कर दिया, और यहाँ पे 2 बचे, 21 हो गया, 3 7 21, 170 रुपए है भाई। मतलब एक आदमी की एक दिन की मजदूरी हो गया 170 रुपए। 170 रुपए एक आदमी की है। फिर हम क्या करेंगे, एक मजदूर की ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक मजदूर की 20 दिन की मजदूरी निकालेंगे पहले। जी मजदूरी जी तो एक दिन की 170 है, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 दिन की हो जाएगी, तो 17 दूनी 34, और 34 के आगे 1 0, 20 है भाई, तो 2 0 आ जाएगा, एक 20 का 0, एक ये वाला 0। जी तो ये तो एक मजदूर की 20 दिन की हुई भाई, लेकिन अब 15 मजदूरों की निकालनी है, तो फिर हम करेंगे 15 मजदूर की 20 दिन की मजदूरी, तो क्या करेंगे फिर 3400 गुणा 15, तो इसको तो कर दोगे तुम लोग, 15 0 का 0, 15 0 का 0, 15 चक्कू 60 का 0 हासिल 6, 15 45 और 6 51, तो 51,000 रुपए आ जाएगा जी क्या? 51,000। अच्छा, इसको तुम दूसरे ढंग से भी कर सकते हो भाई, इसमें 3 चीजें हैं। 3 मजदूरों की मजदूरी 500, एक दिन की मजदूरी है, तो इसमें 3 चीजें हैं भाई। देखो, मजदूर है, दिन है, दिन और रुपए है, रुपए या मजदूरी जिसे कहें। तो पहले मजदूर है 3, एक दिन की मजदूरी है 510 रुपए। अब मजदूर हो गए 15, दिन हो गए 20, और मजदूरी तुम्हें ज्ञात करनी है x, तो सबसे पहले x की तरफ निशान। अब दिन के साथ हमने संबंध देखना है, इसको संबंध देखना जरूरी है। पहले एक दिन की 510 थे, तो 20 दिन की बढ़ेगी कि घटेगी? तो 20 दिन की भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका निशान भी एक ही तरफ होगा, नीचे होगा, दोनों बढ़ रहे। फिर अब मजदूर का संबंध फिर रुपए से यहाँ देखेंगे, ये बीच वाला छोड़ देंगे। 3 मजदूरों की मजदूरी जब 510 है, तो यहाँ मजदूर 15 हो गए, बढ़ गए, तो मजदूरी भी बढ़ेगी, इसका मतलब इसका निशान भी नीचे ही होगा, नीचे होगा जी। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x बटे 510 बराबर 20/1, नीचे 1 लिखो, फिर गुणा करके लिखना पड़ेगा 15/3, 15 नीचे भी गुणा 3। अब ये 510 यहाँ ऊपर चला जाएगा, जी 3 से 510 कट रहा है। हाँ, तो इसको कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
अगर तुम इन तीनों का गुणा करोगे तो 51,000 ही आएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कितने समकोण बनेंगे बताओ? समय हाँ बताओ। 4 4 बन रहे भाई। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा और एक ये है। घन के किनारों की संख्या बोलो भाई, घन में कितने किनारे होते हैं? किनारे बोले तो एजेज। देखो 6 तो तल होते हैं भाई। कोरबान जिस कमरे में बैठे उस कमरे के ऊपर नजर मारो। कमरे के अंदर है कि बाहर है बताओ? और अंदर तो कितने तल है उसमें? दीवारें और छत और नीचे फर्श जोड़ के देखो, गिनो जरा। 2 तल तो एक ऊपर छत हो गया, एक नीचे फर्श हो गया, 2 तो ये हो गए। हाँ अब ये 4 दीवारें हो गई। इधर सबके कमरे में 4 ही है दीवार की, कोई 3 दीवार वाला है? सबके 4 4 तो 6 तल ये हो गए। सुनो, अब जहां पर 2 दीवारें मिल रही है वो कोर है भाई। अब नीचे देखो तो एक फर्श और एक सामने की दीवार मिल रही है, तो एक किनारे वाली लाइन कोर है। तो ये देखो 4 लाइन है, चारों कोने हैं। मतलब वे कोने मतलब ये 4 लाइन जो सीधी सीधी जा रही है, 4 कोर ऊपर हो गई और 4 ही ऊपर हो गई। 4 नीचे 4 ऊपर और 4 ये खड़ी है जहाँ पे 2-2 दीवार मिल रही है। जी जहां जहां 2-2 दीवार मिल रही है वो सारी कोर है। तो 12 कोर होंगी। 12 कोर। ठीक है ना? और जो चोंच तुम्हें दिख रहा है जहां पे 3 दीवारें मिल रही हैं वो शीर्ष है। तो देखो 3 दीवारें कोने में मिल रही है ना। जी तो ऊपर देखो 4 कोनों पे मिल रही है, नीचे भी 4 कोनों पे मिल रही है। जी तो जहां पे जो सिंगल दीवार है, सुनो, वो तो तल हो गया। जी जहां 2 दीवारें मिल रही है वो कोर हो गए। जी और जहां 3 दीवारें मिल रही है वो शीर्ष हो गया। जी कितना आ रहा? 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है? अच्छा पहले ये बोलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताएगा मेरे को। सृष्टि को पता है? सृष्टि, जी सर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 1000 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा करेंगे। जी किसी भी संख्या को हम 1000 से, 100 से, 10 से गुणा करते हैं तो उत्तर पहले उतना ही लिख देते हैं भाई, 35। तुम चाहो तो ये 0 भी उतार सकते हो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी उतारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर उतना ही आता है, उसके जीरो की संख्या उतनी बढ़ जाती है उसमें। 1 0 2 0 3 0, तो इसके आगे 3 0 आ जाएंगे 1000 से। तुम कैसे भी कर दो तुम्हें इतना ही उत्तर आएगा। जी अब हम देखेंगे दशमलव कितने अंकों के पीछे है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लग गया। दशमलव के आगे तीनों जीरो हैं तो कट गए। यहाँ पीछे वाले जीरो के भी कोई वैल्यू नहीं है, तो उत्तर केवल 35। लेकिन यहाँ मीटर लिख 35 मीटर लिखना जरूरी है। ओ खुशी, जी सर। अरे रोटी भी खाना ना आला, क्यों बोलता हो? देखो भाई 3.207 है। जी 5.20, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। इसका गुणा करना है। अब उत्तर बताना है सेंटीमीटर में भाई। जी अब 2 0 लिखना जरूरी नहीं है भाई, आगे खत्म हो गया, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? जी तो इसको गुणा किया हमने, 2 7 14, देखते हैं सही आता है कि नहीं। फिर 0 में 2 0 का 0 तो 1 हासिल यहीं पे आ जाएगी। 2 2 4, 2 3 6। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। ये मैंने आगे 0 इसलिए नहीं लिखा कि दशमलव के बाद अगर अंत में 0 हो तो उसको हम काट सकते हैं। अब 5 से करेंगे, 5 7 35 का 5 हासिल 3। अब 5 0 का 0, 3 हासिल जोड़ के 3 ही। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16। अब देखेंगे हम 4 6 4 3 7 6 6 1, इतना आया था उत्तर। ठीक है? अब यहाँ दशमलव कितने अंकों के पीछे लगेगा? 1 अंक इसका है, 1 2 3, 4 अंक हो गए। तो 1 2 3 4, ये आ गया 16.6764 आ गया ना? जी पहला उत्तर नहीं, लेकिन ये तो किलोमीटर में आया ना उत्तर। इसको हम बोलेंगे किलोमीटर।
किलोमीटर। अब ये तो सेंटीमीटर में बताना ना, उत्तर आगे इसने सेंटीमीटर लिखा है। जी अब हमको पता है कि इसमें 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो इसको 1 लाख से गुणा करना है। 16.6764 गुणा गए 1 लाख, 3 4 5 जीरो होंगे भाई। तो इसके आगे सीधा हमने क्या किया, इसको ऐसे उतारा, 16 6 7 6 4, इसके आगे 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो। अब देखो 4 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 2 3 4 अंकों के पीछे दशमलव, तो ये कट गया। अब देखो, अब उत्तर यहां से हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,67,640। तो उत्तर ये है भाई, 16,67,640। देखो थोड़ा चकराने वाला था, आसान था, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में करेंगे और उत्तर पहला वाला कर देंगे बोल, क्योंकि तुमने ये तो देखा ही नहीं कि यहाँ बराबर सेंटीमीटर में लिखना है। 15 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इसको तो गुन्नी बताएगा, क्योंकि गुन्नी है लाला। गुन्नी लाला को पता होना चाहिए। गुन्नी के पापा लाए बाजार से 15 किलोग्राम मसाले। जी क्या 15 किलोग्राम का मतलब 15 किलो मसाले हैं। जी। अब वो छोटे छोटे पैकेटों पे गुन्नी ने भरने हैं, तो प्रत्येक पैकेट पे 250 ग्राम आना चाहिए मसाले बेचने के लिए, ताकि लोग 250 ग्राम का पैकेट खरीदे। अब 15 किलो मसाले तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा? छोटा पैकेट खरीदते हैं। तो इसके कितने पैकेट बनेंगे कैसा पता करेगा, बताओ अनीस, बताओ। सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, हाँ वेरी गुड। तो 15 किलोग्राम में 15,000 ग्राम। बहुत ही बढ़िया भाई, 15,000 ग्राम हो गए थे, ठीक। तो इसका भाग दो, मतलब हाँ, 250 का भाग दे देंगे क्या? तो क्योंकि अब दोनों ग्राम में बन गए ना, 1 ग्राम में होना जरूरी है भाई, दोनों एक ही डिजिट में होना चाहिए। अब भाग देने के लिए मैंने बोला था तुम बट्टा भी कर सकते हो, काट के ये भी भाग ही देना वो जी, क्योंकि इसमें आसान हो जाता है। देखो ये 0 से तो 0 कर गए। अब तुम चाहो 25 का पारा तुम्हें आता है तो 25 का पारा आसान होता है, तो 25 से कम 25। अब 25 छक्का 150 होता है भाई, 25 छक्के 150, 60। मतलब 1 जीरो हो रहा है तो यहाँ 0 है, तो 60 पैकेट बने जी। 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? अब ये भी वही है सवाल, हमारे पास दूध है 1.6 लीटर, इससे हमने छोटे पैकेटों में बनना है मिलीलीटर के, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। तो फिर तुम्हें लीटर वाला पैमाना भी लिखना है यहाँ नीचे, लीटर, लीटर के नीचे डेसीलीटर, डेसीलीटर के नीचे सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। ऐसे याद रखना है, डेसी का मतलब 10वां, सेंटी का मतलब 100वां, अब मिली का मतलब 1000वां। 1000 जी जी, ठीक है ना जी जी। तो देखो ये मिलीलीटर, तो यहाँ पे इसमें ये 10 होंगे, ये 100 होंगे, ये 1000 होंगे, तो इसका मतलब एक, इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे जी, तो 1000 से गुणा करके कितना आएगा, हम यहाँ पे अभी दशमलव न रखेंगे, 1 6 ऐसे लिखेंगे, और इसके आगे 1000 से गुणा करके 3 जीरो आ जाएंगे जी। एक अंक के पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 जीरो के पीछे दशमलव, ये तो कट गया, तो इसका मतलब 1600 मिलीलीटर हो गए जी। अब 200 के पैकेट बनाने हैं, तो हमने क्या करना है, पैकेट की संख्या से लिखना है, पैकेट की संख्या, पैकेट की संख्या लिख देना। अब बराबर इसमें भाग कैसे भी दे दो, सबसे बढ़िया तरीका मैंने बोला कि 1600 में 200 को भाग ऐसे में दे दो, क्योंकि कट रहे हैं, देखो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 8 16, कितना आसान हो गया, तो 8 ही पैकेट बनेंगे 8। तो बराबर करके 2 का भाग 2 में दिया, तो कितना आया खुशी, 3, 2 एकम 2, 1 आया। हाँ तो पहले हम 2 ही लिखेंगे, अब धन करके इनका उत्तर लिख देंगे, 2 का भाग 2 में देके 1 ही तो आएगा जी, तो 2 और 1 3 हो गए भाई। इसमें 9 का स्थानीयमान क्या होगा बताओ, अनीसी बताएगा। 9/100, 9/100 होगा, बहुत बढ़िया जी जी। क्योंकि मैंने बोला ये 10वां है, ये 100वां है भाई,
इसमें 3 स्थानीय मानों का अंतर, 3 के स्थानीय मानों का अंतर होना था यार। अरे यार, हाँ, स्थानीय मानों का अंतर 3 के स्थानीय मानों का अंतर, एक 3 ये है तो 3 का स्थानीय मान 3 ही है, 3 एक 3 ये है, इस 3 का स्थानीय मान कितना है? 3000 3 के आगे 3 अंक है तो 3 0। 3000। तो 3000 में से हमने क्या करना है, 3 को घटा देना है, इसको अलग। जी तो यहाँ 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 2। ठीक है, जी आ रहा है समझ में? 6,85,400 6,85,439 439.17 में 4 तथा 7 7 स्थानीय मानों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? अब देखो बेटा, किसका स्थानीय मान बताना है? 4 का। तो 4 का स्थानीय मान निकालो जरा, कितना होगा अब इसमें बताओ जरा। 4 का स्थानीय मान आयुष बताएगा। 400 400 होगा भाई, क्योंकि इसकी इकाई है, इकाई दाई सैकड़ा है भाई, वो तो 400 नहीं होगा। जी इस 7 का स्थानीय मान फिर अनीस ही बताएगा, अनीस ने भी बताया था। 7/100 7/100 बस, हो तो गया। तो 400 गुणा 7/100 ही तो होगा। गुणनफल बताना है तो देखो, 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे तो 7 को 28। आदमी सोचेगा कि 28 कैसे है उत्तर? जी जी क्योंकि स्थानीय मानों का गुणनफल है ये। तो 4 का स्थानीय मान हमने निकाला 400। ये कपिल बताएगा। 4 के आगे तो 1 2 3 4 अंक है भाई, तो 400 क्यों हुआ? 4 के आगे तो 4 जीरो आने चाहिए थे। सर क्योंकि 3 और 9 के पीछे दशमलव है। हाँ, 3 और 9 के पीछे नहीं बोलेंगे, बाद बोलेंगे। बाद दशमलव बाद दशमलव है तो इसलिए उसका उत्तर में भी दशमलव लग जाता है। अगर तुम लगाते भी हो ना, तो क्योंकि वहां दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, तो कट के तो 400। तो या उससे बड़े ये है कि हम केवल इकाई से गिनते हैं स्थानीय। त्रुटि हो गया बस, ठीक है। क्योंकि सूर्य भी 3D में है ना, सूर्य भी पृथ्वी की तरह गोल है, मतलब ऐसा जैसे ग्लोब होता है। फुटबॉल भी ऐसा गोल है। ये गोले के उदाहरण है, वृत्त के नहीं है। क्या जी ये गोले के उदाहरण, वृत्त के नहीं। गोले में अंतर है। गोल है, एक चूड़ी भी गोल है। तो वृत्त का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण चूड़ी होता है। दूसरा रोटी होता है। ठीक। अंक 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है? समापवर्तक मानी समान अपवर्तक। समापवर्तक 2 शब्दों से बना है भाई, एक समान, एक अपवर्तक। अब थोड़ा तुम्हें याद रखना कि अपवर्तक क्या होते हैं, जिनका भाग इन संख्याओं में जाता है। तो पहले हम 18 के अपवर्तक लिखेंगे, 18 के अपवर्तक। तो यानी 18 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है और 18 का जा रहा है। ऐसे सिखाया था मैंने। फिर 2 का जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 2 9 18, 9 का जा रहा है यहाँ कॉमा। फिर 3 का जा रहा है, 3 6 18। तब 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, यहाँ से 6 आ गया, बात खत्म हो गई। फिर 30 के अपवर्तक लिखेंगे भाई, 30 के अपवर्तक। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 15 2 30, तो 15 बार जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 दशमलव 30, 10 बार जाएगा। 4 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाता है, 5 31। तो यहाँ 5 भी आ गया, यहाँ 6 भी आ गया। अब समान अपवर्तक कौन कौन है? तो हमने गोले लगाने भाई इन पे। जी जी अब जैसे समान 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। 6 की बात कोई नहीं है। तो यहाँ दे रखा उसने, ए में 2 3 भी है और 6 भी है, तो यानी तीनों है, तो उपयुक्त तो सभी होगा। लेकिन आप लोग ऐसा आंसर नहीं लिखेंगे उपयुक्त तो सभी। तुम मुझे पूरा करके दिखाओगे और यहाँ लिखोगे समान अपवर्तक। क्या समान अपवर्तक? तो यहाँ पहले 1 करेंगे, फिर कॉमा करके 2, फिर कॉमा करके 3, फिर कॉमा करके 6। क्लियर हो गया? जी अंक, सही अंक से खाली जगह को भरो बस। अब इसको कैसे करेंगे? कपिल ही बताएगा मेरे को। 3328 में हम कितना जोड़ेंगे? उत्तर 9999 मिले। 9999 में से 3328 को घटा देंगे। बस इसको घटा देंगे भाई। जी तो घटाना तो आप लोगों को आता है, इसको कर लेना। और सब बताना है
तो लॉस बताने के लिए सबसे बढ़िया मेथड मैंने क्या बोला था, इसकी ऐसा हम 12 लिख देंगे और यहाँ डंडा मार देंगे, फिर 15 लिख देंगे, फिर डंडा मार देंगे, फिर 30 लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 12 में भी 30 में भी, तो 2 का दे दो, 2 छक्का 12, 15 में भाग नहीं जाता, इसको ऐसे उतारेंगे। देखो 2 का भाग 30 में कैसे देना, 2 एक कम 2, ये 3 है तो 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा है, यहाँ भी 15 में नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग जा रहा है भाई, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 में 5 का जा रहा है, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। जब नीचे 1 1 आ गया तो सवाल खत्म, और लॉस बराबर क्या क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 या 15, 15 गुणा 30, 30 गुणा 60। आता है सबको? 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो देखो बेटा, मैंने इसको क्या तरीका बताया था तुम्हें करने का। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अच्छा, इसको करने का तरीका पता क्या होता है? 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 बार 9 लिख दो, यही तो होता है तरीका। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब इसमें से क्या करते हैं हम, कुल संख्याएं कितनी होती है बोल, तो सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है ना, लेकिन 10,000 को नहीं, उससे जो छोटा होता है 9,999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम घटा देते हैं इसमें, तो 90,000 संख्याएं होती हैं। कितने होते हैं? 90,000। 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। ऐसी संख्या लिखनी है भिन्न भिन्न अंकों वाली, 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली। अब तो इसको थोड़ा समझना है, मतलब उसमें अलग अलग 4 अंक होने चाहिए। क्या अलग अलग 4 अंक होने चाहिए, और 8 अंकों की संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी बनानी है। यहाँ पे देखो सबसे छोटी, तो जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम छोटे छोटे अंक लेंगे ना, तो सबसे छोटा अंक 0, 1, 2 और 3 हो गए 4 अंक। मतलब 4 अंक हमने लेने हैं, इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक हम पहले लेते हैं। लेकिन यहाँ उत्तर देखेंगे तो यहाँ 1 अंक कई बार आ रखा है, तो हम सबसे छोटे अंक को बार बार लिखेंगे। तो हम लास्ट में 1 तो हमने लिख दिया, तब लास्ट में हम 2 और 3 लिख देंगे, 2 और 3। अब देखो 8 अंकों की बनानी है, तो इसमें 8 1 2 3 अंक तो हो गए, 4 5 6 7 8, 0 को उतनी बार रख देंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि 0 एक ही बार प्रयोग करो, 2 बार करो, तो जितनी मर्जी उतनी बार करना है। तो क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम सबसे छोटा अंक मतलब 0 को बार बार प्रयुक्त करेंगे। तो ये बन गई भाई ये संख्या 8 अंकों। अगर यही होता कि 4 भिन्न भिन्न अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो हम बड़े बड़े अंक लेते, तब 9 8 7 6। अब इसमें फिर ऐसा, तो 8 अंकों की बनाने तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े अंक का प्रयोग बार बार करते, यहाँ 9 लिख देते और यहाँ लिख देते 8 7 6। तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 8 अंक बनाने तो यहाँ पे 9 9 9 9 4 बार हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की बन गई। क्योंकि हमने बड़ी संख्या अगर बनानी है तो उस अंक का प्रयोग बार बार करना है जो सबसे बड़ा हो, और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उस अंक का प्रयोग करना है जो सबसे छोटा हो। चलो भाई 52 53 पे पहुंच गया। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें 1 जोड़ देना यार बेटा, इतना छोटा सवाल खुद ही कर लोगे। 1 जोड़ के जो संख्या आएगी वही बाद में आएगी। संख्या 12 के अभाज्य अपवर्तक निकालें। अभाज्य का मतलब
अभाज्य संख्याओं से भाग देना भाई 12 में। तो जैसे 2 कर देंगे 2 छक्का, फिर 2 कर देंगे 2 तिया, फिर 3 कर देंगे 3 एकम 3, तो 2 2 3 हो गया। अभाज्य अपवर्तक देखो 2 और 3 है इसमें, देखो क्योंकि 2 2 बार आए ना, तो 2 और 3 हो तो क्या ये वाला उत्तर है। जी क्योंकि ये 4 4 का भाग भी जाता है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। यहाँ अभाज्य लिखा, ये ध्यान रखना है इस बात का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 और 7। ये आगे बेटा वही सवाल। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, तो इसमें क्या क्या करना है, सवाल को बताओ। करनी है तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 285 में भी जाएगा और 1249 में भी जाएगा। तो क्योंकि यहाँ शेष बच रहा है 9 और 7, तो इसमें मैंने बताया था कि जब 900 की बात आती तो हम पहले ही घटाना पड़ता है। 285 में भाग देने पर 9 शेष बच रहा है तो 9 घटा दो। अब 1249 में भाग देने पर 7 बच रहा है तो 7 घटा दो, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का मौसम निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ शेष बच रहा है। तो 15 में से 9 गया 6 7 2, और यहाँ 7 गया 2 4 12। अब इसका क्या करते हैं, छोटे का भाग बड़े में देते हैं। 276 का भाग 1242 में। अब 3 अंकों में भाग जा नहीं रहा है, तो 3 चक्कू 12, 4 से देखते हैं 4 से भाग जाता है कि नहीं। 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2, 4 7 28 2 30 हासिल 3, 4 2 8 3 11 जा रहा है। अब यहाँ देखो घटा के बचा 50 में से 9 घटा दे। गलत किया कहीं पे ने, गलत हुआ बेटा कहीं पे मेरा? सर नहीं हुआ ठीक है ना जी। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1। अब 138 का भाग 276 में। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ दे रहा हूँ भाई 138 का भाग 276 में। तो 13 दूनी 26, 2 बार देखेंगे, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 1 कम 2 जा रहा है भाई। तो इसका मतलब 138 है भाई। मतलब 138 वो संख्या है जिसका भाग इसमें देंगे तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि हमने 9 शेष बचेगा, 9 हमने घटा रखा है ना इसमें जी। और इसमें देंगे तो 7 शेष बचेगा। 13 3 39 नहीं जा रहा है, फिर 1 बच रहा है। 17 2 34, और 34 के बाद 39 में कितना बचा 5 51, हाँ 17 का जा रहा है भाई। देखो इसमें 17 का भाग जा रहा है, 17 2 34, अभी 39 है भाई, तो 34 से 39 40 तक जो है 5 बच गया, 1 आ गया, तो 17 3 51। इसको देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो रहा है, तो 17 कम 17। अब 28 में से 17 गया तो 8 और 3 11, 11 बचा, और यहाँ आगे 9 है तो 119 हुआ। तो 17 7 119 होता है भाई। जी 17 बटे 23 आ गया। उसके बाद में किसी का भाग नहीं जा रहा है, 17 23 दोनों अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, याद रखना हमेशा। अगर तुम्हें नहीं याद रहता है तो 2 अभाज्य संख्याएं सोचो, जैसे एक 3 अभाज्य है, एक 5 अभाज्य है, तो इसका मौसम कितना होगा, 3 का भाग हम 5 में देंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2 बचा 1। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 2 2। तो हमेशा जो 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका मौसम हमेशा 1 आता है, याद रखना। जी। और ये भी पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का लॉस कितना होता है, तो उनका लॉस हमेशा उन्हीं का गुणनफल होगा भाई। जी क्योंकि अभाज्य संख्याओं में मैंने कल एक सवाल आया था ना, 7 और 17 का लॉस निकालो, तो क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता, दोनों अभाज्य हैं, तो 7 में 7 ही का जाएगा और 17 में 17 का ही जाएगा। तो इन्हीं दोनों का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीजें याद रखनी है। 2 अभाज्य संख्याओं का मौस हमेशा 1 होता है और 2 अभाज्य संख्याओं का लॉस हमेशा उनका गुणनफल होता है, उन्हीं को गुणा करना पड़ता है, उतना ही लॉस निकलता है। जी यदि a और b 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम होंगे। देखो वही सवाल आ गया भाई जो मैं बोल रहा था। a और b 2 अभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम क्या होगा, मैंने उनका गुणनफल बोला, तो गुणनफल ये है भाई, गुणा करके ये होगा a b। a b का मतलब a गुणा b है भाई, a गुणा b का हम गुणा करेंगे तो a b लिखेंगे। जी
अगर ए बी को जोड़ना है तो ए धन बी होगा हमेशा, इसको हम ए बी नहीं लिख सकते, ये ऐसे लिखा जाएगा ए धन बी। जी जी यहाँ देखो 112 रुपए 89 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो क्योंकि 89 पैसे हैं तो सीधा 100, पहले तुम चाहो तो इसको सीधा पैसे बना दो। 112 रुपए में जब पैसे बनाने तो गुणा 100 होगा, तो यानी 112 के आगे 2 जीरो होगा, इतने पैसे 112.089 नहीं होगा भाई, 089 क्यों होगा। फिर हम इसमें 9 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे, ये पैसे अलग है ना, ये इसके तो इसके बने ये भी पैसे अलग हैं, 89 पैसे, तो इसको जोड़ दो। जी अब इसके रुपए बनाने हैं तो इसमें 100 का भाग देने, भागा 100, ऐसे ही कर दो सीधा, भागा 100, क्योंकि मैंने बता रखा है तुम्हें कि जब हम 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों के पीछे दशमलव होगा, तो सीधा हो जाएगा भाई 112.8। अब जीरो तो केवल 9 पैसे से पहले लगता है भाई, ये याद रखना है। जैसे मैं बोलूंगा कि 12 रुपए 1 पैसा लिखो तो 12.01, मैं बोलूंगा 7 रुपए 2 पैसे लिखो तो 7.02, मैं बोलूंगा 4 रुपए 3 पैसे लिखो तो 4.03, 5 रुपए 4 पैसे लिखो तो 0.4, तो वैसे 0.9 तक। लेकिन अगर 5 रुपए 10 पैसे लिखने की बारी आएगी तो 5.1 होगा या 5.10 होगा, दोनों सही है। यहाँ पे 5.1 का मतलब 5 रुपए 1 पैसा नहीं है, क्योंकि एक ये 10वें स्थान पे है ना, तो 10 पैसे का एक सिक्का है भाई है। उसके 10 हिस्से के 1 रुपए के तो 10 पैसे का सिक्का होता है, 10 पैसे होंगे तो 10 पैसे मिलके 1 रुपए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जी जी तो थोड़ा ध्यान रखना है भाई, जीरो जो है 9 पैसे से पहले आता है, 9 के बाद जब 10 पैसा होता है तब जीरो नहीं आता, पहले तब सीधा लिखते हैं। मानो मैं बोलो 7 रुपए 16 पैसे लिखो तो 7.16 पैसे, एक या सबसे पहले सबके पैसे बना दो और फिर 100 का भाग दे दो। 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण, तो 9 कैसे बजते हैं तुम्हें पता है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 होता है, तो छोटी सुई 9 पे रहती है और बड़ी सुई ठीक 12 पे रहती है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा। अरे नहीं पता तुम्हें, 90 अंश का बनता है भाई, 9 बजे भी 90 अंश का बनता है, 3 बजे भी 90 अंश का, और 6 बजे 180, हाँ 180 अंश का बनता है भाई। ये सब याद रखने हैं। ये देखो इसको 1 किलोमीटर में इसका मीटर बनाना है तो हमें याद होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो याद जब मैं 1 किलोमीटर की बात करना तो हमेशा याद रखना है 1 किलोमीटर का मतलब होता है तुम्हारे घर से ज्यादा, उलाना से ज्यादा, या उलाना से पिलकोटी मान लो 1 किलोमीटर लगभग। तो इसमें अब मीटर में तुम्हें याद रखना है जितना एक लड़की रिबन बांधती है, लगभग 1 मीटर कितना लेते हैं, मेरे ख्याल से रिबन 1 ही मीटर तो लेते हैं, फिर 2 टुकड़े करते हैं उसके। ये मीटर में तुम्हें गुरुजी की टेबल याद रखना है, टेबल की लंबाई 1 मीटर होती है लगभग, जो छोटी टेबल है, जो क्लास में जो टेबल है उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो इतने डंडे से अगर हम पिलकोटी तक नापेंगे तो 1000 डंडे होंगे कि नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मन में कुछ बिठा लो, फिगर बिठाना पड़ता है कि किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर वहां से पिलकोटी और मीटर हो गया तुम्हारा एक टेबल की लंबाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। वैसे मिलीलीटर में याद रखो, लीटर हो गया तुम्हारी पानी पीने की बोतल, अब मिलीलीटर हो गया तुम्हारे आंख में दवाई डालने वाली, उसमें 5 ml मैंने बोला था कि 5 मिलीलीटर दवाई होते हैं, छोटी सी में 1000 है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, तो इसको हम सीधा 1000 से गुणा करके 3 4 6 7 लिखेंगे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो आते हैं आगे, 3। अब यहाँ देखो फिर दशमलव लगाना, तो 1 2 3 अंकों के पीछे, तो 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव लग गया, तो ये जीरो तो कट गए, इतना हो गया 3467, 2.5 गुणा 1000 से कटेगा है। 1000 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2.5 गुणा 1000 करना है कि नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, 2 5 हम ऐसे लिखेंगे, 1000 के 3 जीरो आ जाएंगे। अब इसका 1 अंक के पीछे दशमलव है, तो 1 अंक के पीछे दशमलव लगेगा तो कट गया, तो ये 2500 बच गया, तो 2500 हो गया। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र का मतलब यहाँ पे खेत होता है, खेत सो जो क्षेत्र बोलते हैं खेत को, एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 10 मीटर है भाई। खेत कैसा है, आयताकार है,
जी और लंबाई कितनी है इसके? 20 मीटर। और 20 चौड़ाई है मीटर 10 मीटर। 10 मीटर तो इसकी परिमिति देखो, परिमिति परिमाप को कहते हैं भाई, तो बहुत सरल हो गया। जी तो परिमाप क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई होता है 20 धन 10 जी और गुणा 2 होता है। तो 20 और 10 30 हो गया, 30 दूनी 60। 60 तो 60 मीटर होगा। कोई दिक्कत है? 60 जी यदि वर्ग की भुजा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर गुणा हो जाएगा। अब तुम लोग अंदाज से करोगे, तुम लोग करने की कोशिश करोगे नहीं। तो एक सवाल करो ना, अपने आप बनाओ। वर्ग की भुजा दुगनी करनी है तो पहले एक वर्ग बनाओ किसी भी माप का। चलो मैंने 2 वर्ग बना दिए अलग अलग माप के। पहले इसकी भुजा इतनी थी, अब इसकी भुजा की माप दुगनी हो गई, दुगना बड़ा कर दी। अब इनकी भुजा की माप तुम बोलो, कुछ भी बोलो, बताओ। पहले वाले की भुजा की माप कितनी रखूं? छोटी माप बताओ ना, छोटी। 1 2 3 4 कुछ भी। 4 4 तो 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात है तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका जी क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना 4 होगा कि नहीं होगा? 4 तो 16 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसकी भुजा हमने दुगनी कर दी तो इसकी 8 हो जाएगी। 8 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। तो अब फिर इसका क्षेत्रफल निकालो। 8 गुणा 8, 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुम्हें करके दिखाना है। और तुम ये 4 मत मानना, तुम कुछ और मानना। यहाँ पे 3 मानना, 2 मानना, तब करना। 5 मानना। नहीं, 8 8 64 64 है भाई। 8 8। 64 अब ये कितना गुणा हुआ भाई? तो 16 का भाग हम 64 में देंगे भाई। तो 16 चौको 64 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वर्ग की भुजा को हम दुगना बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। ये 4 गुना हो गया भाई, गुना ही तो है ये। जी चौगुना हो गया कि नहीं हुआ? 16 का 64 हो गया, 16 का 32 नहीं हुआ। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका कहलाता है। बताओ भाई, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है भाई। आयतन क्या? आयतन अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पूछने वाला करके उल्टा पूछता है। और किसी वस्तु का तल जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। जी माना तुमने यहाँ पे देखो, क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क है? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अभी मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हो तुमने मोबाइल ये जमीन पे रखा। जी तो जमीन का जितना हिस्से पे मोबाइल है, नीचे तल इसका, वो उसका क्षेत्रफल है। इसने कितना स्थान घेरा? जितना इसका क्षेत्रफल है। जी लेकिन ये स्थान अगर ऊंचाई के हिसाब से भी लेंगे हम, अगर इसकी ऊंचाई भी लेंगे तो ये ऊपर हवा में भी तो स्थान घेर रहा है, जी तब ये इसका आयतन हो गया। जी अगर हम केवल तल ही तल की जगह लेंगे तो क्षेत्रफल है, और ऊपर की नाप भी लेंगे तो तब आयतन की बात होगी। तो आयतन की बात कहां आती है? माना तुम्हारे पास एक डब्बा है, सपोज माचिस का बॉक्स देखा तुमने, जिसमें 8 10 माचिस रहते हैं, बड़ा बॉक्स आता है। हमने बोला कि भाई माना उस डब्बी पे 10 माचिस रहते हैं, 5 एक तरफ है 5 एक तरफ, रहते कि नहीं रहते? वो एक डब्बी जितना स्थान घेरती है तो 10 डब्बी कितना, उसका 10 गुना स्थान घेर रही है। तो वहां ऊपर हवा में भी घेर रही है ना स्थान। लेकिन वही 10 डिब्बी अगर हमने वो 10 डिब्बी का पैकेट जमीन पे रखा, केवल जमीन की माप ली कि जमीन में कितना स्थान घेरा इन्होंने, तो वो क्षेत्रफल है। लेकिन उन्होंने ऊंचाई में भी स्थान घेरा, वो उसका आयतन होगा। पैटर्न को आगे बढ़ाओ भाई। 118 है, 120 है, 122 है, 124 है, तो क्या आएगा आगे? सर तो 126 दो दो छोड़ के हैं? सर, क्योंकि इसमें 118 के बाद 120 है। 118 के बाद 120 है, 22 है, 24 है, तो 126 आएगा ना। उस संख्याओं को चुने। अच्छा, हाँ ठीक है। उस संख्या को चुने जो पैटर्न में शामिल नहीं है। तो यहां देखो 89 है, 81 है,
तो इससे कितना कम है भाई? 8 कम है। 8 81 से कितना कम है? ये 73। 73 7 8 कम है। 73 में से फिर 8 गया 65 में। 65 और 8 73 हो गया। 65 में से फिर 8 गया 57। 57 में से अब यहाँ 7 घटा रखे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 50 गलत है भाई। 57 में से 8 कम 49 होना था, और 49 में से 8 कम 41, तो इसका मतलब ये 50 गलत है यहाँ। गलत है। समय 2:10 अपराह्न को 24 घंटे के फॉर्मेट में बदले। तो 24 घंटे में 2 बजे को कितने बजे बोलते हैं भाई निकिता? 14 बजे। 14 बजे। अब 10 मिनट को ऐसे लिखेंगे, बस 14:10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 बजे को, दिन के 1 बजे को 13 बोलते हैं भाई। 12 बजे के बाद 1 बजते हैं तो उसको हम 13 बोल सकते हैं 24 घंटे के फॉर्मेट में। जी। आयतन की गणना होती है भाई, एक बिंबीय, द्विबिंबीय, त्रिबिंबीय। तो हाँ, जो 3D आकृति होती है उसमें आयतन की गणना करते हैं हम। द्विबिंबीय में आयतन नहीं निकलता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होता है? देखो इसमें चक्राने के लिए है भाई। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना जी। तो इसमें कितने समकोण बनते हैं भाई? तो 90 का भाग दे दो। 9 दूनी 18, तो दो समकोण के बराबर होता है भाई। ये चक्राने के लिए पूछ रखा उन्होंने, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सवाल सब। तो आज हम इतना ही करते हैं। पहला प्रश्न कितने से शुरू हुआ था? 31 से शुरू हुआ था जी। और ये 70 तक हो गए। ये 30 तो हिंदी वाले उसमें पूरा। हाँ, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कितने बजे तक भेजोगे? 1-2 बजे तक। तो ठीक है, 1 या 2 बजे तक तुम लोग भेजो। और अच्छी राइटिंग, थोड़ा राइटिंग नहीं बना रहे तुम लोग, बिल्कुल नहीं, राइटिंग अच्छी बनाओ। और अन्य क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, बाय करें अभी।